नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में एक नई और इकाई की बात करने वाले हैं जो है हमारी 9वीं इकाई निर्भय बनो। निर्भय का अर्थ आप सबको वैसे तो मालूम ही होगा, यानी कि निडर। जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता हो वो निर्भय या निडर कहलाता है। और एक छोटे से प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया जिसमें किस प्रकार हमें निर्भयता से अपना काम करना चाहिए। और इस प्रसंग के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। इनकी विशेषता ये है, इन्होंने हिंदी साहित्य में एक अलग ही प्रकार की शैली के उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि आंचलिक उपन्यास, आंचल विशेष, आंचल यानी कि किसी की स्थान विशेष उपन्यासों के बारे में इन्होंने लिखा है। तो इनके सारे उपन्यासों में कोई न कोई एक ऐसा स्थान होता है जिनकी सारी विशेषताएं उसमें दर्शाई गई है। तो स्थान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने पात्रों को उनके हिसाब से ढालते हुए यह सुंदर कथानक हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए इनके अन्य कृतियों के बारे में बात करें। तो देखिए, यहाँ मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ठुमरी, अग्निखोर और आदिम रात्रि की महक, इतनी सारी विभिन्न पुस्तकों के लेखक, उपन्यासों के लेखक ये फणीश्वर नाथ रेणु जी रहे हैं। इनकी जो विचार है, इनकी जो विचारधारा है, विचार है, वे दूसरों से भिन्न है, क्योंकि ये उनके विचारों में स्वतंत्रता प्राप्ति, देशदाज, देश के प्रति कुछ करने की निष्ठा, भावना, ये उनके खून में है। क्योंकि उनके परिवार, पिताजी, दादाजी सब लोग क्रांतिकारी थे, यानी कि ये स्वयं एक क्रांतिकारी परिवार में से आए हैं। इसीलिए हमारे लिए ये एक विशेष, हिंदी साहित्य के लिए भी एक विशेष सम्माननीय पात्र रहे हैं। इनको पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया है इनके समग्र लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए। तो यहाँ निर्भय बनो, उसमें क्या है इसकी चर्चा हम करें तो क्या है, कितने चौराहे हमारे लिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह अंश, उनके उपन्यास अंश यानी कि छोटा सा हिस्सा इस कथानक का, इनके उपन्यास कितने चौराहे यानी कि इस पुस्तक से लिया गया है, वो भी 7वां प्रकरण। उपन्यास अंश साहित्य प्रकार होगा, निर्भय बनो का साहित्य प्रकार होगा उपन्यास अंश। और मूल पुस्तक कौन सी है तो के कितने चौराहे। अगर उसमें हम प्रकरण की बात करें तो 7वां प्रकरण इसमें लिया गया है। छोटा सा प्रसंग लिया गया जिसमें विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति जो हमारी निष्ठा होनी चाहिए, जो हमारी भावना होनी चाहिए, वो हमें विद्यार्थी जीवन से ही होनी चाहिए या सीखनी चाहिए। समाज में क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, क्या हालचाल है सामाजिक जीवन के, सामाजिक परिस्थितियों के, वो हमें विद्यार्थी अवस्था से ही हमें उनका परिचय प्राप्त करना पड़ता है, ताकि आगे चलकर अगर हमें समाज को सुधारना है तो हमें विभिन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उनमें सुधारवादी कार्यक्रम करने पड़ते हैं। और मनमोहन का कैसे झुकाव होता है। मनमोहन इस कथानक का जो मुख्य पात्र है, यानी कि हमारा हीरो, वो मनमोहन है। उसका झुकाव समाज के प्रति किस प्रकार होता है, सामाजिक कार्य के प्रति किस प्रकार होता है, उनकी विचारधारा कैसी है मनमोहन की, आदि बातें और उसका चित्रण किया गया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा, यानी कि शिक्षक है वो इस पाठ के हिसाब से, इस इकाई के हिसाब से विद्यार्थियों में निर्भयता का गुण सिखाने का, समझाने का प्रयत्न करना चाहेंगे। तो अब हम इस इकाई की ओर आगे बढ़े। तो सबसे पहले बात करें शुरुआत में तो प्रियोदा, एक ऐसा पात्र जो इस पूरे कथानक का मुख्य पात्र के समान है, जिसका पूरा नाम प्रियव्रत राय है। वो मैट्रिक का विद्यार्थी है, यानी मैट्रिक में पढ़ता है, यानी कि 10वीं कक्षा में है। तो वो मैट्रिक का विद्यार्थी है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उनको प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्यारा सा है, सबकी सहायता करता है, सबके लिए वो अवेलेबल है, हेल्पफुल है, हम्बल है और
बड़ी विनम्रता से सबकी सेवा भी करता है, इसीलिए वो पोलाइट भी है, वो पोलाइट है, इसीलिए वो सब उनको बड़े प्यार से रखते हैं और प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे, देखिए यहाँ कस्बे का प्रयोग किया गया है, शहर और गांव, ये हम सबने सुना है कि गांव अलग है शहर अलग है, और शहर से थोड़ा सा बड़ा गांव अगर कस्बे की बात करें तो बड़ा गांव जिसमें शहर जैसी सुविधा होती है, लेकिन एक छोटा नहीं, लेकिन बड़ा गांव। तो पूरे कस्बे में प्रियोदा को सब लोग प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेवाभावी है, इसीलिए। और हर रविवार की सुबह उनका कार्यक्रम क्या होता था? हर रविवार की सुबह वहां बगल में झोला, यानी कि बगल थैला पुराने वाला समय में, झोला डालकर, झोली डालकर वो सन्यासी आश्रम, उस गांव का एक आश्रम होगा सन्यासी आश्रम, उसके लिए वो मुठिया अनाज यानी कि एक मुट्ठी अनाज लेने के लिए रविवार सुबह को पूरे गांव में घूमता है और वह पूरा जो अनाज इकट्ठा करता है दोपहर तक, वो पूरा अनाज सन्यासी आश्रम के बुजुर्गों के लिए वहां रख देता है, यानी कि सेवाभावी काम करता है। कभी अकेला होता है तो कभी साथियों के साथ होता है। देखिए सेवाभावी काम करने के लिए हमें सबसे पहले अकेले चलना पड़ता है, उसके बाद कोई जुड़ता है तो जुड़ता है, इसलिए कभी अकेला जाता है कभी साथियों के साथ जाता है। अगर गलती से अगर स्कूल का कोई बच्चा या शिक्षक अगर बीमार पड़ गया गलती से भी, अगर स्कूल का कोई छात्र है या स्वयं शिक्षक है अगर बीमार पड़ गए तो प्रियोदा उनकी सेवा करने के लिए उनकी टोली, प्रियोदा अपनी टोली यानी कि अपने समूह ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ उसके घर पर धावा बोल देता है। क्यों? जब तक वो ठीक न हो जाए तब तक उसकी सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, स्वयं वहीं रहकर देखभाल करता है और जब तक वह संपूर्णतः स्वस्थ न हो, यानी कि रोगी भला चंगा न हो जाए, स्वस्थ न हो जाए, तब तक उसका दल सेवा में जुटा रहता है, लगातार उसकी सेवा करता रहता, कि पीछे हटता नहीं। इतना सेवाभावी। देखिए 10वीं कक्षा के छात्रों की टोली है, 10वीं कक्षा की, आपकी उम्र के हैं सब, लेकिन फिर भी कितने सेवाभावी हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए गांव वाले बड़े प्यार से सम्मान देते हुए यहाँ नजर आते हैं। अब रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है, उनके अब धीरे धीरे उनके दल में कौन कौन है, उनके सदस्यों के नाम हमारे सामने आते हैं। रोबी और कालू उनके दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी, मनमोहन नया लड़का है, तो मनमोहन को समझा कि चलो तुम भी हमारे साथ आओ, सामाजिक कार्य में जुड़ जाओ। और ये सारी कथानक है वो आजादी के पहले की, यानी कि अंग्रेजी शासन के समय की, जमींदारी प्रथा जब थी, अंग्रेजी शासन था, उस समय की बात है। यानी कि हमारा जब आंदोलन कार्य चल रहा था, यानी कि गांधी जी ने जो अलग अलग कार्यक्रम चलवाए थे, यानी कि 1947 से पहले की ये कथानक है, कहानी है, प्रसंग है। तो मनमोहन है उसे भी साथ लेकर प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया था। अब उनसे रूबरू मुलाकात होनी थी, किसके साथ? प्रियोदा के साथ, क्योंकि वो दल का प्रमुख था, मुखिया था। अब हर शनिवार को परमान के उस पार, परमान उस इलाके की एक नदी है, नदी का नाम है परमान, और उस पार दूसरे किनारे बालूचर यानी कि रेतीला प्रदेश, बीच जिसे हम कहते हैं, नदी में, नदी के बीच की बात करते हैं। तो वहां रेतीले प्रदेश पर प्रियोदा दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद वहां जाते हैं हर शनिवार के दिन, और क्या करते हैं? खेलकूद का कार्यक्रम होता है। देखिए वहां क्या क्या होता है, खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। हर शनिवार के दिन वहां अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। इन सभी कार्यक्रमों के आधार पर, और हमने आगे कहा था कि रविवार की सुबह में वो लोग एक मुट्ठी अनाज मांगने के लिए पूरे गांव में घूमते, तो रविवार का कार्यक्रम भी उसी संध्या के समय वो तय करते हैं कि क्या करना है, यानी कि रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने और किस बीमार की सेवा करने के लिए कौन कौन जाएंगे। देखिए कितना व्यवस्थित आयोजन है इन सबका, छोटी सी उम्र में, लेकिन फिर भी आयोजन इनका बड़ा ही भला चंगा और पंगा है, भला चंगा और पक्का है। तो हमें इसे ये भी सीखना चाहिए
कि अगर हम विद्यार्थी जीवन से ही कुछ इस प्रकार के सेवाभावी कार्य करते रहेंगे तो निश्चित ही आगे चलकर हम समाज में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत जुस्सा आ सकते। ये तो बचपन से यानी कि विद्यार्थी अवस्था से हमें कुछ इस प्रकार के काम करने चाहिए। अब उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, देखिए कालू ने मनमोहन का परिचय किससे करवाया था? प्रियोदा से करवाया था और कहा कि ये खूब तेज लड़का है। तेज यानी कि दौड़ने में तेज नहीं है, दिमाग यानी कि पढ़ने में तेज है। तो अब क्लब का सदस्य होना चाहता है, प्रियोदा के क्लब यानी कि टोली में शामिल होना चाहता है। तो कुछ अब बोलिए। प्रियोदा ने सबसे पहले मनमोहन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, ठीक है। उसके बाद कुछ पूछा कि आजकल भारतवर्ष में एक इंसान को भगवान माना गया है या भगवान का दूसरा रूप मानते हैं या भगवान का अवतार मानते हैं, ऐसा कौन है? तो चट सवाल का पट जवाब क्या कहा? क्योंकि महात्मा गांधी जी, उसे सब लोग भगवान का अवतार मानते हैं। वेरी गुड, शाबाश। आगे पूछते हैं, ठीक है तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो तो बताओ। वकील बनना चाहते हो। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। सब लोग हंसने लगते हैं, सब ठठाकर हंसे यानी कि बड़े जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, बोले ठीक है अगर बीमार लोगों की सेवा करनी हो तो क्या आता है? देखिए मनमोहन का जवाब क्या है? सीख लेंगे सर। यही सबसे बड़ी बात। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो हमें वहां निराश नहीं होना चाहिए। हमारा वहां जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ये हिम्मत से कहना चाहिए कि नहीं आता कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, प्रयत्न अवश्य करेंगे। प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अगर हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो हमें कोई भी चीज आएगी नहीं। इसलिए बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो यहां कहा कि अगर बीमार लोगों की सेवा करना आता है तो क्या नहीं आता, लेकिन सीख लेंगे, अवश्य सीख लेंगे। और अब आगे जो ये कम्युनिकेशन है, जो संवाद है वो आगे बढ़ता है। शाबाश। अगर ये रोगी यदि हैजे से पीड़ित है तो हैजा यानी कि कोलेरा, उस समय की सबसे गंभीर बीमारी है, अगर वह कोलेरा से पीड़ित हुआ तो मनमोहन चुप रहा। क्योंकि मनमोहन क्योंकि उस समय हैजा यानी कि जानलेवा रोग होता था, उसकी दवाई नहीं थी, तो अगर उसकी सेवा करनी है तो मनमोहन को उससे डर लगा था। अब आगे पूछते हैं कि गाना जानते हो? तो मनमोहन कहता है जी। और तैरना? जी नहीं, तैरना नहीं आता। कोई बात नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण, उनके एक और सदस्य का नाम हमने रोबी, कालू और प्रियोदा प्रमुख है, 3 नाम हमने हमारे पास आ गए हैं। एक और नाम आया सूर्य नारायण। वो सदस्य से कहा, सूर्य नारायण से कहा कि सूरज, उनका दूसरा नाम सूरज है, मोना तैरना नहीं जानता। मोना, मोना यानी कि कौन? मनमोहन। मोना तैरना नहीं जानता। अरे सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, अपने आप बाहर निकल जाएगा, तैरने लगेगा। सभी हंसने लगे। अब सूर्य नारायण का परिचय। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है। सूर्य नारायण है वो दिमाग से पैदल यानी कि पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर मजबूत है और रोज 100 दंड बैठक करता है, पुशअप्स करता है 100 रोज के। और उसके साथ ही उसे सूरज पहलवान कह के बुलाते हैं। और दल के सदस्यों को तैरना सिखलाने का काम सूरज का ही है। सूरज का काम क्या है? सबको तैरना सिखाना। तो ये सूरज का काम है। उसका दूसरा नाम सूरज पहलवान है। और पहलवान क्यों कहा गया है? क्योंकि वो रोज 100 दंड बैठक करता है और उसका शरीर मजबूत है, इसीलिए उसे सूरज पहलवान कहा गया है। अब उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाता है, थोड़ा सा शर्माता है क्योंकि अभी तो नया नया आया, इसीलिए। जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला खखार कर गाना शुरू किया। तो क्या गाया है? कौन गीत गाए? वह उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। उस समय का
शायद ये प्रसिद्ध गीत होगा, लोकगीत या गीत होगा कि राम रहीम जुदा ना करो भाई, दिल का सच्चा रखना जी। राम रहीम दोनों अपने अपने स्थान पर योग्य है, दोनों को अलग मानने की भूल करना चाहिए नहीं। अगर दिल में सच है, धर्म के प्रति विश्वास है, तो राम हो या रहीम दोनों हमारे लिए एक है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा तो। अब कालू तुम इसे प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। कालू, रोबी और कालू दो नाम आ गए थे, इसमें कालू है, कालू ही मनमोहन को यहाँ लाया था और कालू का काम था प्रभात फेरी में, प्रभात फेरी यानी कि सुबह में जब वे लोग मुठिया वसूलने के लिए जाते थे तब वह ऐसे ही नहीं जाते थे, वो गीत गाते थे प्रभात फेरी के, ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ कोई आए हैं, प्रभात फेरी वाले आए हैं जिनको वो एक मुट्ठी अनाज दान में दे सके। इसलिए प्रभात फेरी वाले जो दो गीत थे वो मोना को सिखा देने के लिए प्रियोदा ने कालू से कहा, क्योंकि मोना का जो गला है वो काफी अच्छा था। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक गया था, यानी कि संध्या का समय हो गया था, धीरे धीरे झुक रहा था। बालूचर पर लाली उतर आई, बालूचर यानी कि जो रेतीला प्रदेश था वहां लालिमा उतर आना, यानी कि धीरे धीरे संध्या का समय था, आसमान लाल हो गया था। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज, यानी कि कितना सुंदर सुहावना दृश्य है सनसेट का, यानी कि सनसेट के दृश्य की बात क्या करते हैं तो मानो कहते कि ये डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिला, यानी कि बस अंतिम किरण, सूरज डूब चुका है, उसके बाद जो लालिमा चारों ओर फैली हुई है वो देखने लायक है। पखेरु, पखेरु यानी कि पंछी, पक्षी अपना दल बांधकर बांस बन की ओर, उसके पास नदी के उस पार बांस बन होगा, यानी कि पखेरु पक्षी हैं वो अपने समूह में वापस घर को आ रहे हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, एक कतार में, पंक्ति यानी कि कतार में, लाइनबद्ध डिसिप्लिन में। देखिए सबसे प्रथम प्रियोदा सदस्य अपने सदस्यों में किस प्रकार डिसिप्लिन रखता है वो भी यहाँ दिखाई दे, हमें समझ में आ रहा है कि पंक्ति बांधकर लौटे, कितने डिसिप्लिन है सब लोग। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर अपने ही धुन में एक गीत गा रहा है, उस समय की पदावली लोकगीत है, उस समय का गीत, यानी कि गांव का जो लोकगीत प्रचलित होता है वो गाता है कि भोला गरीब का दिन पहिया, हरब भोला गरीब का दिन। अब इस प्रकार के एक लोकगीत गा रहा है तो सूरज ने भी उसमें सुर मिलाकर गाने लगा, उस समय का उस इलाके का प्रसिद्ध लोकगीत होगा शायद, और शुरू किया, एक टाजे लोटा छल बेटा जल तीन पनिया पिबेत काल लोटा लेलक छिन। तो मैथिली भाषा का एक छोटा सा यह लोकगीत है और तुरंत कृत्यानंद झा एक नया और सदस्य हमारे सामने आया। कृत्यानंद झा ने कहा, अरे ये तो विद्यापति की लाचारी है, लाचारी यानी कि लोकगीत, लाचारी लाचारी छठा यानी कि लोकगीत है, अरे वाह पहचान लिया। अब सब लोग इस प्रकार हंसी खुशी से बालूचर से पंक्ति बांधकर धीरे धीरे किस ओर जा रहे हैं और अपने गांव की ओर जा रहे हैं। तभी अचानक बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, फायरिंग हुई, एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। पखेरु यानी कि पंछी को किसी ने गोली मार दी और नीचे आकर बेचारा छटपटाने लगता है, उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। एक मर गया, एक वहीं उसके पास बैठकर रोता हुआ अपनी आवाज में रो रहा। मट मेले अंधकार में, मट मेला अंधकार यानी कि जिसमें अच्छी, जिसमें कुछ नजर नहीं आता, बस ऐसा नजर आता है कि हम उसे पहचान सकते हैं ऐसे, यानी कि ऐसा अंधेरा जिसमें आराम से हम आदमियों को पहचान सकते हैं कि सामने कौन है, ऐसे कम अंधेरे वाले स्थान, यानी कि मटमेले अंधकार में एक अर्दिली नुमी यानी कि एक नौकर, अर्दिली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने, डेने यानी कि पंख, पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। अर्दिली आया, अर्दिली यानी कि एक नौकर आया, उसने तुरंत दौड़कर आया जहां वो चिड़िया गिरी, यानी कि पंछी गिरा था, उसका एक डेना यानी कि पंख उठाकर कहा, अरे मिल गया हुजूर देखो। ये सारा दृश्य वे बच्चे देखते हैं। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दिली है, साला भारी खचड़ा है। इब्राहिम, एक और नया सदस्य हमारे सामने आया। इब्राहिम है, वहां दिमाग का गर्म है,
बातों बातों में ऐसे अपशब्द बोलना उसकी शायद आदत पड़ गई होगी, लेकिन यहां देखिए कि वह सब डिप्टी साहब का अर्दिल यानी कि नौकर है, बहुत ही खराब है, उदंड है बहुत ही। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, होल्ड, रुको। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इब्राहिम ने क्या किया? कौन सी गलती कर दी इब्राहिम ने जो प्रियोदा को होल्ड कहना पड़ा, रुको ऐसा कहना पड़ा? दल का नियम था। अब ये देखिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। दल का नियम था कि कोई भी सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालत क्यों न हो, अपशब्द गाली निकालना नहीं है। ये उस दल का एक सर्वसामान्य नियम था जिसको सबको पालन करना पड़ता है। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी, माफी मांग ली, लेकिन अपनी जो राय है वो देता है। बात यह है कि साले ने वापस दूसरी बार इस प्रकार का अपशब्द बोला, सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, देखिए ये तुम्हारी 8वीं गलती है इब्राहिम, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। 10 ही गलती की नुमाइश है, बस 10 गलती होने के बाद उसे दल से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए देखिए कितने स्ट्रिक्ट नियम है, लेकिन इसकी वजह से इसमें कितना डिसिप्लिन हो सकता है, हमारे विचारों के किस प्रकार परिवर्तन आ सकते हैं। ये सारी बातें ऐसे कड़क परिवर्तन से ही आने चाहिए, आते हैं। हमें सोचना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें हम इस प्रकार की चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। तो यहाँ है प्रियोदा के टोली के जो नियम थे उन नियम की बात करते हैं। तो क्या था? दल के नियम में कोई भी अपशब्द बोल नहीं सकता था और कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। 10 गलती तक सब लोग माफ कर सकते हैं, उसके बाद वो दल उनके साथ रहेगा नहीं। ये प्रियोदा के दल का नियम था जो हमें याद रखना चाहिए। अब क्या होता है, इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गालियां देने में क्या हर्ज है? सरकारी अफसर, उस समय के सरकारी अफसर में पता है कितने बुरे बर्ताव वाले थे, किस प्रकार थे। तो कहते हैं कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अरे मुंह अपना खराब होगा ना, अब शब्द जो भी बोलता है मुंह उसका खराब होगा, सामने वाले को कुछ लगने वाला नहीं है। तो क्यों नाहक में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें? मगर वे जो गाली देते हैं, और वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं, बकने दो, हमें क्या है। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बुझता है। महीन बात, छोटी सूक्ष्म बात भी बड़ी देरी से समझता है, आसानी से नहीं समझेगा। आप रहने दीजिए, मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है, ऊंची आवाज में बात कर। अरे इब्राहिम, समझाने से इब्राहिम समझने वाला नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा था, इसलिए उसे सख्ती से बर्ताव करता है। कहता है भाई, ओ भाई, क्लब का मेंबर रहना है तो रूल्स मानना होगा। नियम क्या है कि कोई भी सदस्य है वह आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला, उस गांव का एक स्थान, धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, कालू मोना को अच्छी तरीके से जानता है, उसका दोस्त था इसलिए, अरे मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूं, चल मैं तुझे घर तक पहुंचा दूं। अब यहां हमारी बात शुरू होती है। मोना को हैजे से डर लगता था, लेकिन फिर भी वो सीखने के लिए तैयार था। लेकिन अब मोना को किससे डर लगता है? क्योंकि तो रास्ते में तू डरेगा, लेकिन किस चीज से, क्यों डरेगा? तो चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। अब प्रियोदा क्या करते हैं, देखिए। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा मोना के अंदर जो डर है वो डर निकालने के लिए उसके साथ जाते हैं। तो मोना क्यों डरता है? तो रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, दोनों ही चले जा रहे हैं।
एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सुनी जगह, सुनसान जगह, खंडहर जैसा जगह था, इस प्रकार का, वहां रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, और हमारी प्राचीन मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। और वैसे भी पीपल के पेड़ में इतने सारे पत्तियां होती हैं, छोटा सा पवन का झोंका भी आए सुर करता हुआ तो उसमें ढेर सारी भयंकर आवाजें आपको सुनाई देती। तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान, सड़क के दोनों ओर पीपल के पेड़ और दूर तक सुंदर भयंकर, क्योंकि रात अंधेरा हो चुका था, खंडहर और उसके लंबा सपाट मैदान, तो डर लगना स्वाभाविक है। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी कभी क्या होता था, चीरफाड़ होती थी, मुर्दों की चीरफाड़, यानी कि पोस्टमार्टम रूम था। देखिए खंडहर जैसे एक मकान को दिखा तो कहा था कि देखो मोना, उस पुराने वाले घर में क्या था, क्योंकि वहां मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था वहां, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल किल करते रहते हैं, मैदान में पैतनियां नाचती हैं संतालियों की तरह झुंड बांधकर। संताली यानी कि आदिवासी की एक जाति, आदिवासी जाति जिस प्रकार अपने झुंड में नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसी प्रकार ये भूत प्रेतनिया पिशाच अपनी टोली बनाकर वहां आते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं रात के समय में, और डराता है किसे, मोना को। क्यों डरने लगा, और डराता है। और आगे क्या कहा था, अकेले यहां आ सकते हो, मोना कहता कि जी नहीं, कभी नहीं आ सकता। प्रियोदा से बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी का कुछ नहीं तंग करता जो 10 काम करता है। प्रियोदा उसे हकीकत बताते हैं, जो डर है वो हमारा मानसिक वहम है। अगर हमारा मन मक्कम है तो हमें कोई भी चीज कठिन लगेगी नहीं। अगर कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी तो हमें किसी भी चीज का डर लगने वाला नहीं है। और जो 10 काम करता है, यहाँ 10 कहा है, यानी कि 10 एक साथ ढेर सारे काम करना। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत ऐसे ही नहीं आई है। खाली दिमाग है, अगर हम कुछ भी काम नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, इसको उसको सबको परेशान करने में हमारा दिमाग लग जाएगा। अगर हम कुछ काम करते रहेंगे 1 2 3 4, तो क्या होगा, हमारा जो मन है वो अगर एक्टिव रहेगा तो हमें नए नए आइडियाज आते रहेंगे, कुछ अलग अलग काम करने के नए नए तरीके आएंगे। ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बार बार सोचने से अच्छे अच्छे विचार आ सकते हैं। तो कहा कि तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, शायद 1-2 साल छोटा होगा मनमोहन प्रियोदा से, इसलिए कहते कि मेरे जो गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा था कि 10 का काम करने वाला, 10 का काम यानी कि जो एक साथ 10 काम करता है, अनेकों काम करता है, जो एक साथ अनेकों काम करता है वो खुद भूत होता है। 10 काम करता है वो स्वयं भूत की तरह दिखता है, होता है, उसकी तरह बन जाता है, इसलिए भूत से डरना चाहिए नहीं। और उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वो गाना जो पहले सुनाया था बालूचर पर, कौन सा गाना था, चलो जल्दी से सुनाओ। तो राम रहीम ना वो गाना वापस कौन बोलता है, गा रहा है, मनमोहन गा रहा है। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल का सच्चा रखना जी। तो इस प्रकार मोना के अंदर से प्रियोदा है वह डर, भूतों का डर निकाल कर रहता है। और यही हमारी छोटी सी इकाई है वो समाप्त हो जाती है। आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है। स्वाध्याय में देखिए ये प्रश्नों के उत्तर, ये 4-5 वाक्य में उत्तर होंगे, 1 वाक्य में उत्तर है, और ये आपको सही जोड़ मिलाइए। इतना स्वाध्याय आपको अपनी FB में कंप्लीट करना होगा।